हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। क्या हाल चाल है जी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी फाइन मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार पर। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल बढ़िया हो। चलिए आज के सुबह के नाश्ता सीरीज को चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मणिपुर के दो राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेते हैं जो बहुत चर्चा में भी रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका ये है कैबुल लामुजाव राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामुजाव राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो मणिपुर में स्थित है। लोकतक झील यहां पर है। इस लोकतक झील पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान का बेहद मुख्य अंग है लोकतक झील। यहां पर विशेष प्रकार की वनस्पति, तैरती हुई वनस्पति देखने को मिलती है जिसे फुमदी कहते हैं। अभी मैं चित्र में भी बताऊंगा। और उस फुमदी पर आपको दौड़ते हुए संघाई डियर मिलते हैं, संघाई हिरण मिलते हैं जो अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलिए चलते हैं मणिपुर के कैबुल लामुजाव राष्ट्रीय उद्यान। यह एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ क्यों है अभी मैं बताता हूं, डिटेल में बताऊंगा। यह एक रामसर साइट भी है। जैव विविधता को बचाने के लिए रामसर साइट जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। आपको अगली क्लासेस में रामसर साइट भी कर लेंगे। लोकतक झील पार्क का एक अभिन्न हिस्सा है और यहां कचरे और बायोम के संचय के द्वारा कचरा और मिट्टी के छोटे छोटे जो दलदल है उसको मिलाकर जो एक वनस्पति के तैरते हुए द्रव्यमान के साथ साथ दलदल है जो मिट्टी के कणों के साथ ठोस रूप में गाढ़ा हो गया जिसे फुमदी कहा जाता है। यहां फुमदीस पर बड़े बड़े हिरण और संगाई हिरण या नृत्य हिरण रहते हैं जो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। देखो अभी समझो, ये है अपनी लोकतक झील। लोकतक झील में ये आपको जो पैचेस देखने को मिल रहे हैं ये आपको छोटी छोटी यहां पे इस तरीके से मिट्टी दिख रही है। ये असल में क्या है, यहाँ जो बायोम है, जो कचरा है, यहाँ का जैविक कचरा जो है और वो और पानी और थोड़ी सी मिट्टी के कण मिलकर पानी पर एक तैरता हुआ इस तरीके का एक पोर्शन आ जाता है। ये छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से बने हुए हैं यहाँ पे, लगातार यहाँ पर इस तरीके से तैरते हुए हैं। ये बायोम और मिट्टी मिलाकर ये दलदल पर एक पानी पर ये तैरता हुआ सा दिखाई देता है। तैरता है, ये पानी के ऊपर रहता है। इसे बोलते हैं फुमडी। इसे क्या बोलते हैं? फुमडी बोला जाता है, फुमडी बोला जाता है, फुमदी बोला जाता है, फुमदी बोला जाता है। और फुमदीस पर आपको मिलते हैं संघाई डियर, संगाई हिरण आपको देखने को मिलते हैं। संगाई हिरण जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कुछ एक इलाकों में, कुछ एक एरियाज में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में ही देखने को मिलते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है अपना सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो सिरोही कोसंग शिखर पर स्थित है और यहां पर लिली बहुत मिलती है और फूल बहुत मात्रा में मिलते हैं। यहां सिरोही लिली मिलती है। आपको सिरोही लिली की खास बात बताऊं तो सिरोही लिली बहुत बेहद सुंदर फूल होता है और वो मणिपुर का राज्य फूल भी है, स्टेट फ्लावर भी है। यहां सिरोही लिली मिलती है, राज्य फूल है, वन्यजीव बेल्थी ट्रेगोपैन मिलती है, मिसेस ह्यूमस यहां पर मिलती है और मतलब रेखाओं वाला तीतर यहां पर देखने को मिलता है। बार तीतर भी यहां पर देखने को मिलता है। इस तरीके का ये सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है और यहां मानसून में प्रचुर मात्रा में बारिश गिरती है तो चारों तरफ यहां पे लिली ही लिली नजर आपको आती है, इसलिए बहुत बेहद सुंदर हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अरुणाचल के राष्ट्रीय उद्यान में। अरुणाचल में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे सामने आता है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मिसमी और पटकाई बूम पहाड़ियों की रेंज जो है, श्रृंखला है और मिसमी रेंज है, इसके बीच में स्थित है। मिसमी और पटकाई रेंज के बीच में स्थित है। ये याद रखना, भारत और म्यांमार की जो बाउंड्री है, भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर स्थित है, उसके सबसे सीमित है। सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र यहां को देखने को मिलते हैं। यदि यहां वनों की बात करूं तो सदाबहार वन वृक्ष देखने को मिलते हैं, बारिश अच्छी खासी होती है। उष्ण कटिबंधीय नम वन से पर्वतीय वन, समशीतोष्ण वन, उच्च ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान और 12 बर्फ में बढ़ती ऊंचाइयों के साथ निवास स्थान यहां पे है। देखो भाई, यहां पे तीनों चीजें आई है। उष्ण कटिबंधीय नम वन देखने को मिल रहे हैं,
समशीतोष्णीय वन देखने को मिल रहे हैं, और तीसरा अल्पाइन घास के मैदान देखने को मिल रहे हैं, और चौथा 12 मासी बर्फ में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ निवास स्थान देखने को मिलते हैं। मतलब इस राष्ट्रीय उद्यान में आप अलग अलग तरह की विविधता को देख सकते हो, अलग तरह की वनों की विविधता जो बहुत दूर में देखने को मिलती है, ये इस राष्ट्रीय उद्यान में चारों तरह की विविधता देखने को मिल जाती है। बर्फ से ढके ऊंचाइयां भी आपको देखने को मिल जाती है, उष्णकटिबंधीय राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। अगला है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो मोलिंग पीक के नाम पर रखा गया, मोलिंग चोटी के नाम पर रखा गया। दिहांग के पश्चिम भाग में और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के में यह स्थित है। दिहांग और दिबांग जो नदियां बहती हैं, तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के पश्चिम भाग में इधर आपको मोलिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। मोलिंग नाम की एक श्रृंखला है, चोटी है। यहां पर कम ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय वन के बीच नम शीतोष्णीय वन के बीच एक संक्रमण देखने को मिलता है, और यहां लाल चीन का भालू मिलता है। लाल चीन का भालू भी यहां पर देखने को मिलता है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये जो हाथियों का गलियारा है, जो एलिफेंट गेटवेज है, उस वो भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिलता है मोलिंग घाटी के अंदर। मोलिंग ये चोटी है, और यहां पे इस तरीके का राष्ट्रीय उद्यान ये देखने को मिलता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। चलिए भाई, आज साथ साथ में मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। मिजोरम में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो मुरलेन नेशनल पार्क थोड़ी पहाड़ियों के करीब है। थोड़ी पहाड़ियां यहां पर आपको देखने को मिलती है, उसके करीब है। और उसकी एक विशेषता मैं आपको बताता हूं कि यहां जो जंगल है, इस राष्ट्रीय उद्यान में जो जंगल है, उसमें केवल 1% प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तो वहां घना जंगल बहुत है। मुरलेन जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसे घना जंगल भी बहुत कहा जाता है। और इसके बाद इस जंगल की खास बात यह है, इसे कहा जाता है कि वापस आने की भूमि नहीं होती। मतलब इसमें कोई चला गया तो ये काफी मतलब उसमें खो ही जाता है, इसलिए इसे बिना वापसी की भूमि भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार उप पर्वतीय वन यहां पर देखने को मिलते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके का राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, लेकिन यहां जंगल बहुत घना है। और मैंने आपको बताया कि 1% ही यहां पर जो प्रकाश है वो अंदर जा पाता है। अगला है फांगफुई। फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान। फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके का देखने को मिलता है। बस इतना याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत ही सुरम्य है, उष्णकटिबंधीय है। यहां पर नर्म वन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद यदि मैं बात करूं अरुणाचल की, तो एक ये राष्ट्रीय उद्यान बड़ा फेमस है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश का काफी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ढलानों को बांस के क्षेत्रों के साथ ऑर्किड और रोडोडेंड्रन्स द्वारा कवर किया जाता है। ऑर्किड आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो ऑर्किड की बहुत खेती होती है। ऑर्किड बहुतायत में होता है। इनफैक्ट यहां से कुछ ऑर्किड निर्यात भी किए जाते हैं। और यहां पर मिसेज ह्यूम मिलती है। मिसेज ह्यूम एक छोटा सा पक्षी होता है, तीतर जैसा, बटेर जैसा, और ये मिजोरम का राष्ट्रीय पक्षी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मणिपुर का बताया, राज्य पक्षी बताया आपको, लिली, माफ कीजिएगा, राज्य पक्षी नहीं, राज्य फूल बताया। अभी ये मिजोरम का राज्य पक्षी होता है मिसेज ह्यूम। अगेन वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। नातांगी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लू माउंटेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पहाड़ियों की चोटी से जब आप देखते हो तो चारों तरफ आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। थोड़ा सा सन का ऐसा डायरेक्शन है कि इस तरीके से देखने को मिलता है। अगला है त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान। तो त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान कल हम पढ़ेंगे। आज के सुबह के नाश्ता थोड़ा सा कमजोर ही होना चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए। तो कल मिलते हैं आप अपन बाकी के बचे हुए राष्ट्रीय उद्यानों के साथ। त्रिपुरा वगैरह के राष्ट्रीय उद्यान हम कल देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगती है जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा कि आपको पसंद है क्लास, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर जगह जगह शेयर कर लीजिएगा। और चाहते हैं आप कंटिन्यू रहे ऐसी क्लासेस, तो इसी तरीके से आप जितना प्यार दिखाते आए हो उतना ही प्यार दिखाते रहिएगा। यदि आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पर सुबह के नाश्ते में राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस टॉपिक पर क्लासेस चलाई जाए, तो आप जरूर मुझे लिखिएगा। और कोशिश करिएगा कि बहुत बड़ा टॉपिक ना हो कि 1-2 साल ही पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब 30 दिन में 20-25 क्लासेस के अंदर वो टॉपिक खत्म हो जाए। तो ऐसे ही टॉपिक हम उठाते रहेंगे और देखते रहिए हमें। और इतना प्यार दिया है, 2 करोड़ व्यू हमारे पॉसिबल हो गए हैं तुम्हारे भरोसे, आप लोगों के भरोसे।
तो ये हमारी नहीं, आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। सुबह का नाश्ता कम ही होना चाहिए क्योंकि बाद में खाना भी खाना है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।